हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न ड्यूड। सो पिछले क्लास में हमने क्या क्या बातें की थी। पिछले क्लास में हमने ऊप्स के कंसेप्ट के बारे में बात किया था, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में बात किया था, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात किया था, और ऊप्स के बाकी जो कंसेप्ट्स बचे हुए थे उनके बारे में बात किया था, ठीक है। उतनी बातें क्लियर हो गई थी। और हमने जावा के टर्म्स के बारे में बात किया था, जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं। अगर उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट कमेंट कर दो, ओके। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। पिछले वीडियो का एक टॉपिक छूट गया था, सीएमडी पे हम कैसे जावा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, कैसे जावा प्रोग्राम लिख के उसको कंपाइल करते हैं। ये टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ब्लूजे के ऊपर हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ओके। सो ये दोनों चीज़ें हैं जो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम लोग नोटपैड के ऊपर अपना जावा कोड को लिखेंगे, ठीक है, और उसको सीएमडी के यूज़ से, कमांड प्रॉम्प्ट के यूज़ से उसको हम कंपाइल करके उसको रन करेंगे, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमको कमांड लाइन पे किसी जावा प्रोग्राम को रन करना है तो वो कैसे होगा। और जो सेकंड टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा कि जावा के मतलब ब्लूजे के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ओके। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। सो कमांड प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में हमें उस डायरेक्टरी में जाना है जिसमें हमने जेडीके को इंस्टॉल किया हुआ था। स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमको अपने सिस्टम पे जावा प्रोग्राम को रन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है जेडीके, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। सो उसको नेविगेट कैसे करेंगे कि हमारे सिस्टम में वो कहाँ है। तो सबसे पहले एक्सप्लोरर में जाके, ठीक है, एक्सप्लोरर में जाके लोकल डिस्क सी। अब इसमें अगर आपका लोकल डिस्क सी में अगर आपका पूरा सिस्टम इंस्टॉल है तो उसमें जाएं, या किसी भी ड्राइव में जिसमें आपका पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है उस ड्राइव में जाकर प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करें, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जावा दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जावा, ओके, यहाँ पे दिख रहा है जावा। तो इस जावा पे हमको जाके यहाँ से हमको क्या निकालना है, अपना जेडीके वर्जन निकालना है, मतलब हमारे सिस्टम पे कौन सा जेडीके वर्जन इंस्टॉल्ड है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस जेडीके वर्जन को कमांड प्रॉम्प्ट में खोल के वहाँ से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें पता चल गया कि हमारा जो जेडीके है उसका वर्जन क्या है। इन माई केस इट इज जेडीके 12, ओके, एंड यू कैन चेक इन योर ओन केस, ओके। सो लेट्स ओपन दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी फ्रॉम नोटपैड। सो व्हाट आर द कमांड, द फर्स्ट कमांड इज cd. So cd will open your the main drive where your Windows system is installed, ठीक है। अब cd के बाद हमें क्या किस में जाना था, प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। तो cd फिर लिखेंगे प्रोग्राम फाइल्स, ओके। प्रोग्राम फाइल्स के बाद हम प्रोग्राम फाइल्स वाले डायरेक्टरी में चले जाएंगे। इसके बाद हमें किस डायरेक्टरी में जाना था, उसके बाद एक फोल्डर था जावा नाम से, ठीक है। तो उसका cd जावा। अगर अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम उस पूरे एक ही लाइन में पूरे डायरेक्टरी को डिफाइन करते हैं। तो जावा के बाद हमको किस में जाना था, जेडीके। इस वर्जन में हमारा जेडीके वर्जन क्या है, 12, ठीक है, जेडीके 12। उसके बाद आपको एक फोल्डर वहाँ पे दिखेगा जहाँ पे हमको अपना प्रोग्राम सेव करना है, ये बिन फोल्डर, ये बिन फोल्डर है। यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम सेव होगा क्योंकि इसी फोल्डर में कुछ जो जावा का मेन कंपाइलर होता है वो स्टोर रहता है। एक बार दिखा देते हैं जावा कंपाइलर कहाँ है, जावा सी के नाम से होगा, जावा, ओके। यहाँ पे आपका जावा कंपाइलर है, ये आपका जावा सी, दैट स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर, ठीक है, ओके। तो हमें किस फोल्डर में जाना है, हमें बिन फोल्डर में जाना है। तो यहाँ से हम बिन टाइप कर देंगे, ओके। यहाँ पे हम चले गए बिन फोल्डर में। अब हमें क्या करना है, इतनी चीज़ें क्लियर होगी कि हम उस डायरेक्टरी में चले गए जहाँ पे हमारा जावा इंस्टॉल्ड है। अब हमें नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से नोटपैड ओपन कर लिया। अब इसमें अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम क्लास लिखेंगे उसको पब्लिक रखना है। पब्लिक इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप नोटपैड में पब्लिक नहीं लेंगे तो वहाँ पे एरर शो कर देगा, क्योंकि पब्लिक आपको क्या डिफाइन करता है, पब्लिक वहाँ पे आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर क्लास कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं तो ये वहाँ से भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्लास को हम कोई भी एक नाम दे देते हैं,
लेट अस गिव इज द नेम एज XYZ, ठीक है। इस क्लास का ब्रेसेस ओपन किया, मतलब यहाँ से इस क्लास का पूरा कोड स्टार्ट हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हमें एक मेन मेथड बनाना है, ठीक है। मेन मेथड को भी हमको ध्यान रखना है कि हमको उसको पब्लिक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक, और जो मेन मेथड हमारा रहेगा वो स्टैटिक रहेगा, ठीक है। स्टैटिक मतलब उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसको वॉइड टाइप रखते हैं। ये वॉइड टाइप क्या होता है, जैसे वॉइड क्या होता है, आप देख लें यहाँ पे वॉइड लिखा गया। तो वॉइड क्या होता है, यहाँ ये हमारे रिटर्न टाइप है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है मेन, ठीक है, अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है पूरे उस पर्टिकुलर मेथड में, तो इसको हम लोग जनरली वॉइड रख लेते हैं, ठीक है। वॉइड का मतलब खाली, मतलब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमें अपने उस मेथड से एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करानी पड़ती है। वो वैल्यू हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, तो उसके लिए INT लिखेंगे। अगर हमें डबल वैल्यू रिटर्न करानी है, मतलब डेसिमल वैल्यू हो, तो हम डबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर स्ट्रिंग रिटर्न कराना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को यूज़ कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये आपका क्या हो गया, जो यहाँ पे वॉइड है वो आपका रिटर्न टाइप हो गया, ठीक है। इस मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है कि हमारे जो मेथड है उसका नाम क्या होने वाला है, ठीक है। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जनरली मेन देते हैं क्योंकि हम कमांड लाइन पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेन होता है वही जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो मेन मेथड होता है, उसका नाम एक डिफाइंड है, वो मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड का नाम हमने लिख दिया मेन। अब इसके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्गुमेंट्स हम डायरेक्ट आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं। अगर हम कमांड लाइन पे वर्क कर रहे हैं तो हमें किसी भी एक इनपुट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बफर रीडर या स्कैनर क्लास, जबकि अभी तक हमने स्कैनर क्लास और बफर रीडर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो इस प्रोग्राम में हम उसे यूज़ नहीं करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले, इस प्रोग्राम में सिंपली हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं, जो कि एक बेसिक का सा प्रोग्राम है। तो इसमें आपको कोई भी स्कैनर क्लास या बफर रीडर क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम जनरली डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग आर्ग से स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। ये अगर आप कमांड लाइन पे यूज़ कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग आर्ग जो आर्गुमेंट है उसको पास करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने ब्लू जे के ऊपर किया था ना, अपना कोड प्रिंट करने के लिए हमारा कोड क्या था, system.out.println, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट मतलब ये जावा कंपाइलर और सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप अपने स्क्रीन पे ये मैसेज प्रिंट करो, ठीक है। इसके जो ब्रैकेट्स होंगे उसके अंदर क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग के लिए है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, मतलब ये स्टेटमेंट एंड हो गया, ओके। फिर हम इस मेन मेथड को क्लोज कर देंगे ब्रेसेस से, फिर क्लास को क्लोज कर देंगे ब्रेसेस से। इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये हमारा एंटायर कोड है कमांड लाइन पे वर्क करने के लिए, कमांड लाइन पे जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये हमारा पूरा कोड है जो कि हम जावा में लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है जो आप क्लास बना रहे हैं उसमें वो पब्लिक होना चाहिए, और जो आपका मेथड है वो भी पब्लिक होना चाहिए, ओके। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे ब्लूजे में अगर आप जो ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्लास का नेम आप कुछ और डाल दिए, और जब आप इनिशियली आपने क्लास क्रिएट किया था वहाँ आप कुछ और नाम डाल दिया, तो ब्लूजे क्या करता था, वो ऑटोमेटिकली आपको क्लास का नाम चेंज कर देता था। लेकिन इन केस ऑफ कमांड लाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपने यहाँ पे क्लास नेम डिफाइन किया हुआ है, वो सेम क्लास नेम से आपको उस फोल्डर में इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर कोड को सेव करना होगा, ठीक है। अब इसे सेव कर देते हैं। हमें इसे कहाँ सेव करना है, उस बिन फोल्डर में, ठीक है। ये जावा JDK12 और बिन फोल्डर में, इस पर्टिकुलर बिन फोल्डर में हमें इस कोड को सेव कर देना है। तो इस कोड का क्लास का नाम क्या था, XYZ, और एक्सटेंशन इसका होगा जावा। जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन होता है XLS, वर्ड का होता है docx, वैसे ही जावा का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .java, ओके, मतलब .java। यहाँ से हम इसे सेव कर दिए। अब इसे मिनिमाइज कर देते हैं, अब वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं। ऑलरेडी हमारा वो फोल्डर कमांड प्रॉम्प्ट में खुला हुआ है, सबसे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करते थे ब्लूजे में जब हम कोड लिख दिए तो उसको हमें कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल का जो हमने दिखाया था ना, उस फोल्डर में एक जावा सी नाम से एक प्रोग्राम था, तो वो आपका जावा कंपाइलर था जो आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल करके बता देगा कि प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जावा सी, उसकी स्पेस फिर उस प्रोग्राम का नाम xyz.java। ठीक है, ये कंपाइल हो रहा है। अगर आपका कोई भी कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं होगा तो ये सिंपली नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर है तो यहाँ पे आपका एरर मैसेज आ जाएगा। अब हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब एक दूसरी चीज़, जब जावा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो वो एक डॉट क्लास नाम से एक फाइल बना देता है। जहाँ पे हम प्रोग्राम सेव किए होंगे वहाँ पे एक डॉट जावा नाम से डॉट क्लास नाम से एक फाइल बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पे xyz पहले xyz.java था, अब xyz.class बन गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाइट कोड हो गया जो कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें उस प्रोग्राम को रन करना है। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपल सा जो प्रोग्राम है वो है जावा। ठीक है, जावा सी आपका कंपाइलर है और जो जावा है वो आपका प्रोग्राम को रन करता है। तो जावा आप फिर प्रोग्राम का नाम xyz.java। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका उस प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। ओके, उस प्रोग्राम में हमने क्या प्रिंट किया था, उस प्रोग्राम में हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। इजी था, एकदम एकदम आसान था प्रोग्राम। ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप जावा में कमांड लाइन प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहली बात, जो क्लास का नाम आपने डिफाइन किया हुआ है, जो क्लास का नाम आपने डिफाइन किया हुआ है प्रोग्राम के अंदर, उसी सेम नाम से आप उसे सेव भी करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप क्लास और जो मेन मेथड है उसको आप पब्लिक रखेंगे। ठीक है, इसको आप क्या रखेंगे, इसको आप पब्लिक रखेंगे ताकि ये एक्सेस हो सके। अगर आप इसे पब्लिक नहीं रखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ओके। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जो आप कोड लिखे हुए हैं, जो आपने कोड लिखा है उससे उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पे आपका जावा का पूरा पैकेज है, मतलब जहाँ पे आपका जेडीके फाइल है। ठीक है, मतलब बिन फोल्डर में आप उस प्रोग्राम को सेव कर देंगे। जैसे इस केस में हमने xyz.java जो हमारा प्रोग्राम था उसे हमने बिन फोल्डर में सेव कर दिया था। बातें क्लियर हुई, कोई डाउट? यहाँ इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी था। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दें या हमें मेल कर दें learndude20@gmail.com। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। सो ये था कि हम कमांड लाइन पे कैसे जावा प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो आता है कि ये तो हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो गया कि हमें कमांड लाइन पे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, हमारा ये पहला था, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमने क्या करने वाले थे, उसमें हम क्या करने वाले थे, इसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने वाले थे। अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे पहले ही बता दिया, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवीजन। ओके, ठीक है, अब चलते हैं ब्लूजे के स्क्रीन पे। ओके, सो हम ब्लूजे के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू क्लास क्रिएट करना है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का पूरा कोड लिखेंगे। तो इस क्लास को कोई भी एक सिंपल नेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अरिथ लिख देते हैं। ओके, सॉरी, अरिथ। ओके, अब इस कोड को खोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा पूरा कोड होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम उस क्लास को डिफाइन करना है जो नाम हमने क्लास को दिया हुआ है। इस केस में अरिथ है। अगर आप यहाँ पे अरिथ के अलावा और कोई भी नाम देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियसली हमने नाम दिया था उसको अपने ऑटोमेटिकली ब्लूजे क्या करेगा, उसे चेंज कर देगा। लेकिन कमांड लाइन में क्या हो रहा था, वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा था। जिस नाम से हमें सेव किया था उसी नाम से हमें रन भी करना था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने सिस्टम पे इसको करके देख सकते हैं। जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें क्लास का नाम कुछ और देते हैं और जब सेव करें तो वहाँ पे क्लास का नाम कुछ और देते हैं। ठीक है, फिलहाल इस प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। उसके बाद ये क्लास का ओपनिंग हो गया। उसके बाद हमें एक वॉइड मेथड बनाना है। वॉइड मेथड क्योंकि हमें इसमें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है तो हम वॉइड मेथड बना सकते हैं। अब मेन मेथड हो गया, ये जो मेन है वो उस फंक्शन का नाम हो गया। अब हमें वो हमारे ऊपर है कि हम कितना आर्गुमेंट, मतलब कितने नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस करना चाहते हैं। इस केस में 2 नंबर्स लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे हम दोनों इंटीजर टाइप्स लेंगे, int a ये जो वेरिएबल नेम है ये पहले वेरिएबल का नाम हो गया, और int b ये दूसरे वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। वो मेथड को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उन चारों ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम एक इंटीजर लेते हैं, ठीक है। इंटीजर को लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर में हम लोग क्या, इंटीजर का नाम ले लेते हैं सम, ये वेरिएबल नेम हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का समेशन करेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब हम एक चीज़ ध्यान रखना होगा यहाँ पे, जैसे कि अगर आप कोई ऐड करते हैं, दो नंबर आप अगर ऐड करते हैं 5 + 4, अगर ये दोनों इंटीजर है तो इनका जो सम आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। क्लियर हुई ये बात, उसका जो सम होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। कोई भी आप इंटीजर ले ले, -4 + 3 -1, -1 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन के केस में ही होता है और सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होता है। लेकिन एक चीज़ आता है, जब आप यहाँ पे डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे आपका डेसिमल आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जावा में क्या होता है, यहाँ पे दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक तो स्लैश होता है और एक ये परसेंटेज के साइन वाला होता है। तो ये जो स्लैश होता है ये हमारा न्यूमरेटर रिटर्न करता है, मतलब डिवीजन करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर भी 1 आ गया। तो जब हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर देगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब हम यहाँ पे परसेंटेज के साइन वाला यूज़ करेंगे तो हमें रिमाइंडर देगा, इस केस में 1 आएगा। अब कोई और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 8, 3 2 6, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 2। अगर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम स्लैश वाला ऑपरेशन मतलब डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 2 है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और जब ये परसेंटेज के साइन वाला ऑपरेशन करेंगे मतलब रिमाइंडर के लिए, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पिछले में 1 1 या 2 2, ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। अगर आपको डेसिमल भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो सबसे पहली बार 2 2 2 4, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा के इस डिवीजन को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर किसी केस में फॉर एग्जांपल आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में हमें जो अमाउंट चाहिए उसको हम लोग डेसिमल में चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, जो हम डिवीजन के लिए लेंगे वो स्लैश यूज़ करेंगे और ऊपर से डबल, जो डेटा टाइप है डबल डेटा टाइप को यूज़ करेंगे रादर देन int। अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, मतलब इंटीजर जो वैल्यू है उसको चाहिए, तो आप int यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर आपको डबल मतलब डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आपको डबल कीवर्ड यूज़ करना होगा, मतलब डबल डेटा टाइप यूज़ करना होगा, ओके। क्लियर होगी बातें, ओके। प्रोग्राम को आगे लिखते हैं। ये हमारा पहला कोड हो गया, किसके लिए, हमारा कोड हो गया आपका एडिशन के लिए, ठीक है। अब आगे हम कोड बाकी ऑपरेशंस के लिए भी लिखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा int, इंटीजर डेटा टाइप सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोग लेते हैं डेफ, ओके। तो हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, a माइनस बी, मतलब b को a में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, int मल्टी ले लेते हैं और a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सिंस ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जो इंटीग्रल पार्ट है डिवीजन में सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, int डेटा टाइप का एक डिवीजन का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें a डिवाइडेड बाय b को हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी। तो ये जो आपका 4 लाइन्स हैं, 4 लाइन ऑफ कोड्स हैं, ये क्या करेंगे, आपके चारों ऑपरेशंस को वो परफॉर्म कर देंगे। पहला जो सम है उसमें a और b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मतलब a प्लस b करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके डिफरेंस मतलब डिफ के अंदर स्टोर हो जाएगा। a मल्टीप्लाई बाय b का जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो मल्टी के अंदर हो जाएगा, और a डिवाइडेड बाय b का जो रिजल्ट आएगा वो आपके अंदर डिफ मतलब div के अंदर स्टोर हो जाएगा। इतनी चीज़ हमने कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इन सबको प्रिंट करना।
तो हमें इसके लिए या तो सिंगल में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं या अलग अलग प्रिंट करते हैं। अलग प्रिंट करेंगे मैसेज के साथ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो हम सबसे एडिशन वाला जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, एडिशन स्पेस प्लस। प्लस क्या करेगा, ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसके साथ साथ हमें इस वैल्यू को भी प्रिंट करानी है। तो इस स्ट्रिंग को पहले लिख दिया, फिर प्लस ऑपरेटर उसको कॉन्जुगेट कर देता, मतलब उसके साथ ऐड कर देता है, तो प्लस सम। ओके, क्लियर हो गया। अब पिछले वीडियो का अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो उसी लाइन में कंटिन्यू हो जाता है, मतलब लाइन चेंज नहीं होता है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद। ठीक है, एक एग्जांपल अभी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रिंट कर लें एक एक अलग अलग लाइन में। हमें दूसरा क्या करना है, सबट्रैक्शन। ओके, सबट्रैक्शन जो है आपका वो आप में डेफ में स्टोर किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई प्लस किस में था, मल्टी में। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिवीजन वाला। तो डिवीजन आपका है यहाँ पे डिवीजन प्लस डिफ। ओके, ये हमारा पूरा कोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड्स थे, जितना हमें कोड लिखना था वो कंप्लीट हो गया। अब मेन मेथड को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्लास को ही क्लोज कर देंगे। अब प्रोग्राम को हमें क्या करना है, कंपाइल करना है। तो प्रोग्राम को कंपाइल हम कैसे करते हैं, प्रोग्राम का जो कंपाइल करने का शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, ये शॉर्टकट की है अगर आप प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं। और सेव करने को तो पता ही होगा, ctr+s। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ctr+k। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम को कंपाइल कर देंगे ctr+k से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज लिख दिया, यो क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी एरर रहता तो वहाँ पर वो इंडिकेट करता कि किस टाइप का एरर है या क्या एरर है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको क्लोज करके अब इसको क्लोज करके हमें क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले न्यू पे जाएंगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस का नाम देंगे। तो ऑब्जेक्ट का नाम ये डिफ़ॉल्ट दे देता है, मतलब न्यूमेरिक में जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो अरिथ 1 2 3 4 जितने हम ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं उतने ऑब्जेक्ट्स को वो अपने आप नेम कर देगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब इसे रन करना है, तो वर्ड मेन int ab। तो हमने दो वैल्यू को पूछा था प्रोग्राम में, तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू एंटर करते हैं। पहली वैल्यू एग्जांपल 25 ले लिया और दूसरी वैल्यू 30 ले ली। ठीक है, अब हमने दो वैल्यू क्या लिया, 25 और 30। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, 25 30, 25 + 30 = 55, करेक्ट। 25 - 30 -5, करेक्ट। 25 × 30 750, करेक्ट। ओके, अब डिवीजन की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0 क्यों आई है, इसकी तो कोई वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ पे 0 क्यों आई है। अब उसका देखिए, जब हम 25 से 30 को डिवाइड करेंगे तो इस केस में हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आपका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हमें डेसिमल में इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम ऊपर डेसिमल लगा के एडिशनल 0 हम यहाँ पे ऐड करके इसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमने int डेटा टाइप लिया था तो इसलिए ये 0 रिटर्न किया है। 0 क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि न्यूमरेटर जो था वो आपका इस केस में 0 आया हुआ। क्लियर हो गई बातें। ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर हम जो ln होता है वो लाइन चेंज करने का जो कमांड है वो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले मल्टीप्लाई वाले में से ln हटा देते हैं, सिर्फ प्रिंट रखते हैं। ओके, प्रोग्राम को कंपाइल कर देते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट आता क्या है, लाइन चेंज होता है या नहीं होता है। सो पहला हम दे देते हैं 25, दूसरा देते हैं 30। ओके, प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, सो क्या हुआ, यहाँ पे जो आपने मल्टीप्लाई को ln की बजाय सिर्फ ln लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखने के प्रिंट करने के बाद उसने लाइन चेंज नहीं किया, जो अगला स्टेटमेंट था उसी लाइन से कंटिन्यू कर दिया। समझ में आ गया। ln और सिंपल प्रिंट और प्रिंट ln के बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्रिंट ln आपका क्या होता है, प्रिंट ln लाइन चेंज करने के लिए होता है, और प्रिंट सिर्फ अगर सिंगल लाइन में आपको मैसेज प्रिंट कराना है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, इसको डबल करके हमें डेसिमल वैल्यू ये देता है या नहीं देता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है डेसिमल वैल्यू देगा, क्योंकि जो हमारा डबल कीवर्ड है वो किस यूज़ के लिए आता है, डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए आता है। कंपाइल कर देते हैं,
इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, 2 नंबर दिया, फिर से 25 और 30 दे देते हैं। ओके हाँ, इसमें एरर क्या आ रहा है? ओके वहाँ पे एरर दिखा रहा था ना, एरर दिखा रहा था कि 0.0 वो दिखा रहा था। तो वो क्यों दिखा रहा था? क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी होगी। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग अभी बेसिक्स में समझें तो टाइप कास्टिंग मतलब किसी भी एक छोटे को बड़े से दबा देना, ठीक है। जैसे आपके पापा आपको कोई भी काम कराने के लिए आपको फोर्स कर देते हैं कि तुमको ये काम करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो हमें इसे फोर्स करेंगे कि नहीं, तुम इंटीजर वैल्यू नहीं दोगे, तुम हमें एक डेसिमल वैल्यू दोगे। तो यहाँ पे हम इसको टाइप कास्ट करके डबल कर देंगे। टाइप कास्टिंग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना देखें। इसको टाइप कास्ट कर दिए, ठीक है। टाइप कास्टिंग है, इसमें टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग जो भी कह लें वो हमने कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। होपफुली इसका रिजल्ट डेसिमल में आ जाना चाहिए, 25 30। ओके, बिल्कुल सही आंसर आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं नोट करने लायक है। यहाँ पे क्या हुआ है, इतना हमें डेसिमल वैल्यू दिया, ठीक है। तो अगर आप पिछला जो वीडियो था उसमें आप अगर डेटा टाइप्स का जो डेटा टाइप्स वाला जो सेक्शन था वहाँ पे एक टेबल मेंशन किया हुआ था कि कोई एक डेटा टाइप कितने वैल्यूज़ मतलब कितने बिट्स या कितने बाइट्स का वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इस केस में देखिए सिर्फ इतने डेसिमल पॉइंट्स तक डबल किया है। अगर इससे ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक आपको डेसिमल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट को, क्योंकि फ्लोट जो है वो ज़्यादा बिट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है, लेकिन डबल उतना नहीं करता। ओके, सो आउटपुट यहाँ पे सही आया, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू हमें दे दिया, ठीक है। इतने डेसिमल प्लेसेस तक में बेसिकली इतना ही डेसिमल प्लेसेस का हमें यूज़ होता है, मतलब इससे ज़्यादा कोई डेसिमल प्लेसेस का कोई यूज़ नहीं होता है एक्सेप्ट इन बैंकिंग एंड ऑल। तो उसके लिए हम फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी, हमारा आउटपुट आ गया। सो आज के प्रोग्राम आपको समझ में आए कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का प्रोग्राम हम बनाएंगे। आप इसे अपने घर पे ट्राई करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूप्स के बारे में, ठीक है। लूप्स क्या होते हैं, मतलब अगर लूप्स बेसिकली इस वीडियो के लिए जान जाते हैं। लूप्स क्या होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसी नंबर ऑफ टाइम्स को उसको रन कराना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। लूप्स क्या करता है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप्स के बारे में बात करेंगे और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बात करेंगे, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।